इंडिया में होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न तो होते ही हैं। इंडियन हिस्ट्री अपने सोच से स्टार्ट होता है और हिस्ट्री को तीन परिप्रेक्ष्य में रखकर प्रश्न पूछा जाता है। प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत मिडिएवल हिस्ट्री और आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री। बिहार में बीपीएससी की परीक्षाओं में हिस्ट्री से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इसके टॉपिक्स में एक तो पोर्शन हिस्ट्री का होता है और दूसरा टॉपिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जो टॉपिक हिस्ट्री से है उससे 10 प्रश्न पूछे ही जाते हैं और बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा में जो तीसरा यूनिट दिया हुआ है भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, इस यूनिट से विगत बीपीएससी की परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे गए थे। किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे गए थे इसको हम इससे पहले वाले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताओं में आप देखेंगे कि उसके बाद का यूनिट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं इसमें बिहार का योगदान। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से पहले का हिस्ट्री इस यूनिट में आ जाता है और इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी। तो विषय की सामान्य जानकारी का क्या अर्थ हुआ कि भारत के इतिहास से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भारत का इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि एक एक घटनाक्रम को बहुत अच्छे से ध्यान में रख पाना बहुत टफ होता है। साथ ही यदि आप सोशल मीडिया या अन्य किसी साइट पर या किसी गाइड में आप यदि प्रश्न और उसके विकल्प के आधार पर आप सिर्फ कुछ अध्ययन कर लेते हैं तो इससे काम नहीं चलना है, क्योंकि भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का यदि आप प्रश्न पत्र पलटें तो उनमें आप पाएंगे कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में जो प्रश्न हैं वो यूनिक है, अर्थात वो विगत परीक्षाओं में नहीं पूछे गए हैं और यदि किसी परीक्षा में पूछे गए हैं तो वो महज इत्तेफाक है, एक चांस है कि सेटर को ये नहीं मालूम था कि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन सेटर इसलिए उस प्रश्न को नहीं डालता कि ये प्रश्न पीछे पूछे जा चुके हैं, वो अपने हिसाब से उस प्रश्न को यूनिक बनाना चाहता है। लेकिन प्रत्येक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उसके पास उपलब्ध नहीं होते हैं, उसके पास सिर्फ सिलेबस प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसीलिए यदि कोई प्रश्न पत्र विगत परीक्षाओं के आधार पर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से यदि वो आ रहे हैं, टैली कर रहे हैं, तो यह महज एक चांस हो सकता है। तो इसलिए आवश्यक है कि उस विषय के प्रत्येक बिंदु को जो भी आवश्यकता होती इस बिंदु को जानने की, आपको सिर्फ प्रश्नोत्तर याद कर लेने मात्र से काम नहीं चलेगा या उसको एक बार देख लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि उससे संबंधित सभी तथ्यों को, जो तथ्य इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी तथ्यों को क्रमशः दिमाग में रखने की आवश्यकता होगी। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग अगले यूनिट में तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये 2 यूनिट जो है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इससे इस यूनिट से कम तो 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री इंडिया से,
और 2 से 3 प्रश्न बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे। तो इस 7 क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करने के लिए, सही करने के लिए आपको हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित सभी तथ्यों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। उसी श्रृंखला की हम आज शुरुआत कर रहे हैं और उस श्रृंखला में सबसे पहला है प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को समझने से पहले हमको यह देखना होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या है, क्योंकि उस वक्त कोई इतिहासकार बैठा नहीं था भारत का इतिहास लिखने के लिए, क्योंकि उस वक्त न छापाखाना की खोज हुई थी, बहुत टेक्नोलॉजी पीछे था। और जो भी शोध हुए थे इंडिया में और जो नालंदा विश्वविद्यालय में रखे गए थे, बख्तियार खिलजी ने बेगामी से उसको जला दिया था, और हमारे जो भी उससे पहले के शोध थे वे सभी खाक बन गए थे। तो फिर आखिर एंशिएंट हिस्ट्री को हम कैसे जान पाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और क्या क्या स्रोत है हमारे पास। और इस स्रोत से आप देखेंगे विगत परीक्षाओं में निश्चित तौर पर एक ना एक दो प्रश्न तो रहते ही हैं स्रोत से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे यात्री जो आए थे वो चीन से, चाइना से भी आए थे, अरब से भी आए थे, रोम से भी आए थे। कौन किसके दरबार में आए थे, इस तरह का क्वेश्चन आप देखते होंगे कि बीपीएससी के पीटी एग्जामिनेशंस में या फिर बीपीएससी हेडमास्टर्स परीक्षा में या अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। इसलिए भारतीय इतिहास के स्रोत को आज हम लोग देखें इस वीडियो में। और निश्चित तौर पर इसमें कोई कंटेंट हम आपको लिख के नहीं दे रहे हैं, बस आप, क्योंकि यह पूरा एनसीईआरटी हम इसलिए इसको बेस मान रहे हैं कि क्वेश्चन सेटर भी एनसीईआरटी बेस को लेकर के क्वेश्चन सेट करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि किसी क्वेश्चन के आंसर में डिस्प्यूट होता है, जैसे किसी गाइड में कुछ लिखा है, किसी बुक में कुछ लिखा है, एनसीईआरटी में कुछ लिखा है, तो क्वेश्चन सेटर भी और न्यायालय भी एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड बुक्स मानता है। इसीलिए एनसीईआरटी का जो क्लास 6 से 12 तक का जो बुक्स है हिस्ट्री से रिलेटेड, उस बुक्स के सारांश के आधार पर हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। इसीलिए इसमें कई बुक्स शामिल हैं और सभी को एक साथ ला पाना कठिन काम था। बस आप गौर से सुने, वीडियो को अंत तक देख लें, अंत तक सुन लें, निश्चित तौर पर एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्स से आपको पता चलेगा कि पीछे परीक्षाओं में कई तरह के प्रश्न इससे पूछे जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आपको हूबहू वो कंटेंट आपको ध्यान में आ ही जाएगा। आपको बस गौर से सुनने की आवश्यकता है। यदि एक बार में अगर दिमाग से उतर गया तो इसको रिपीट आप इसको फिर आप ऑन कर सकते हैं। तो भारतीय इतिहास के स्रोत की बात की जाए तो इसमें साहित्यिक साक्ष्य का महत्वपूर्ण योगदान है, साथ में कुछ अभिलेख भी हैं और कुछ सिक्के भी हैं। साहित्यिक साक्ष्य की बात की जाए तो साहित्यिक साक्ष्य को हम पहले दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो धार्मिक साहित्य हो गया, एक लौकिक साहित्य हो गया। पूरा लेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन करता है और ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। अब आते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में आप रख सकते हैं वेद को, ब्राह्मण ग्रंथ को, उपनिषद को, आरण्यक को, वेदांग को, रामायण को, महाभारत को, पुराण को तथा स्मृति ग्रंथ को। और जो ब्राह्मण से इतर है यानी ब्राह्मणेतर है, उस साहित्य के अंतर्गत आप बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख अब किया जाता है यहाँ पे। अब हम लोग एक एक करके शॉर्ट में जाने। वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं और इनके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यहाँ हम संकलन करता शब्द का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी यही कहता, वेद व्यास ने वेद की रचना नहीं की थी। वेद की रचना किसने की है किसी को नहीं पता, तो
क्योंकि इसके साक्ष्य नहीं मिल पाए। बस वेद को उन्होंने संकलित करने का काम किया था, इसलिए हम वेद के संकलन करता हो गए। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, और कई बार बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वेदों की संख्या 4 है, इनसे सभी आप परिचित होंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन है, ठीक है, ऋग्वेद। और इसमें मंडल कितने हैं? 10, अष्टक 8, मंत्र 10,600 और सूक्त 1028, यानी 1028। फिर से इसको एक बार देख ले। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्त है। ऋग्वेद की रचना सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अब ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, इसमें दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल है दूसरा और 7वां, जबकि सबसे नया मंडल है, यानी सबसे बाद का जो है वो पहला और 10वां, वो सबसे अंत में उसकी रचना हुई थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं: शाकलायन, अश्वलायन, मांडुकायन, शंखायन और वाष्कलायन। यदि ऋग्वेद की शाखा से प्रश्न आते हैं कौन नहीं है, तो जो है उनका नाम आपको ध्यान में रखना है: शाकलायन, अश्वलायन, मांडुकायन, शंखायन एवं वाष्कलायन। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यानी जो ऋग्वेद का आखिरी मंडल है 10वां मंडल, उसके किस सूक्त में? तो पुरुष सूक्त में। जो 1028 सूक्त है उसमें से पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब ये प्रश्न जो हम है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जिसको सावित्री मंत्र भी कहते हैं, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3वें मंडल में मिलता है। और ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको कंटेंट ध्यान में रखना है कि जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है या सावित्री मंत्र है, उसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 3वें मंडल में। और ये पता होगा कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र माने जाते हैं। ऋग्वेद क्लियर हो गया? एक बार सुन लें। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जिसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है दूसरे और तीसरे को, और सबसे नया यानी सबसे बाद का पहला और 10वां को। जबकि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का विवरण मिलता है। 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद की 5 मान्य शाखाएं हैं: शाकलायन, अश्वलायन, मांडुकायन, शंखायन एवं वाष्कलायन। और जो सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद के 3वें मंडल से लिया गया है और जिसके रचयिता है महर्षि विश्वामित्र। अब आते हैं सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। यह मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अब आप ध्यान में रखेंगे कि सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं, लेकिन इन ऋचाओं में 1800 ऋचाएं ऋग्वेद से ही ली गई हैं, जबकि 75 ऋचाएं इसकी अपनी है। यानी सामवेद में जो 1875 ऋचाएं हैं, इसमें से 1800 ऋचा ऋग्वेद से ही लिया गया, बाकी 75 ऋचा नया है जो सामवेद में ही सिर्फ मिलता है। सामवेद की 3 मुख्य शाखा है: जैमिनीय, रामायणीय और कौथुमीय। कौन कौन? जैमिनीय, रामायणीय और कौथुमीय। सामवेद क्लियर हो गया? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल या जनक कहा गया। 1875 ऋचा है, 1800 ऋग्वेद से लिया गया, 75 इसकी अपनी नहीं है। 3 मुख्य शाखा है: जैमिनीय, रामायणीय और कौथुमीय। अब आते हैं तीसरे वेद यजुर्वेद की ओर। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में लिया गया है। यानी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें सिर्फ पद्य रूप है।
लेकिन यजुर्वेद ऐसा है जिसमें गद्य रूप भी है और पद्य रूप भी है, प्रोज सेक्शन भी है और पोएट्री सेक्शन भी है। यजुर्वेद के दो भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इससे आप परिचित होंगे। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैतरीय, कठ, कपिस्थल और मैत्रेयनी। कौन कौन? तैतरीय, कठ, कपिस्थल और मैत्रेयनी। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं माध्यन्दिन संहिता तथा कान्व संहिता है। कौन कौन? माध्यन्दिन संहिता और कान्व संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं के रचयिता वासनेयी जी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसलिए इसको वासनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता कौन है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि, जो किसके पुत्र थे? तो वासनेयी जी के पुत्र थे। इनमें केवल मंत्रों का समावेश है। किसमें? शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद क्लियर हो गया। यज्ञ की विधि विधानों का वर्णन है, 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा, तैतरीय, कठ, कपिस्थल, मैत्रेयनी, और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा, मानदंडन संहिता और कान्व संहिता। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता हो गए याज्ञवल्क्य हैं, जिसको वासनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं अंतिम वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में 20 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल, अथर्ववेद में 20 मंडल। इसमें 730 ऋचाएं हैं। इसमें अथर्ववेद में 5987 मंत्र हैं। तो अथर्ववेद में 20 मंडल, 730 ऋचाएं एवं 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, उसको कहते हैं सैनिक और पिपलाद। तो सैनिक या सौनिक कहें, कहीं कहीं बुक्स में हमको एनसीईआरटी में सौनिक मिला। तो अथर्ववेद की 2 शाखा हो गई, सौनिक और पिपलाद। तो वेद क्लियर हो गया। अब आते हैं उपनिषद पे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। तत्सम शब्द उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद में, उपनिषद किसका संग्रह है? तो आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संबंध में प्रचलित दार्शनिक विचारों का। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए वेद का अंत यानी वेदांत, इसलिए इसको वेदांत वेद के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये संख्या से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो उपनिषदों की कुल संख्या हो गई 108। प्रमुख उपनिषद हैं ईशान, वाष्य, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैतरीय, छांदोग्य। आप देखेंगे कि कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अंगिरस के शिष्य के रूप में छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कृष्ण का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो ध्यान रखेंगे छांदोग्य। बृहदारण्यक भी उपनिषद है, श्वेताश्वर भी उपनिषद है, कौशिकी भी उपनिषद है, मैत्रेयनी भी उपनिषद है। इसमें 108 में ये सब प्रमुख उपनिषद हैं। आरण्यक समझे, आरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है क्या? आरण्यक, आरण्यक समझते होंगे वन। तो इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है आरण्यक में। चूंकि इनकी रचना वनों में पढ़ाई जाती थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया आरण्यक। प्रमुख आरण्यक में से अपना नाम याद रख सकते हैं ऐतरेय, सांख्यायन, तैतरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी और कवलकार। तो वेद क्लियर हो गया, उपनिषद क्लियर हो गया, आरण्यक क्लियर हो गया। अब आते हैं वेदांग पे। अब वेदांग क्या है कि वेद का ही एक विकृत रूप है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, ताकि वेद का जो शुद्ध उच्चारण था लोग नहीं कर पा रहे थे। तो वेदांग इसलिए स्थापित किया गया कि सामान्य लोग जो वेदों के जो श्लोक हैं, जैसे आप देखेंगे कि
समर्थद्वं समर्थद्वं शोमनांसि जानताम देवावम यथा पूर्व संजानाना उपासते। तो सभी लोग वेदों के जो श्लोक हैं या मंत्र हैं उनका शुद्ध शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। तो इसी के लिए वेदांग की रचना हुई कि उसके अर्थ को थोड़ा लोग समझे और उसको थोड़ा सा इजी बनाया गया। तो वेदों की बड़ी बातें समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि करने में सहायक थे। इनके नाम है आपको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, एक छूटा ज्योतिष, निरुक्त और छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। वेदांत क्लियर हो गया। अब आते हैं पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें आप देखेंगे गरुड़ पुराण आप ज्यादा सुने होंगे। अब आते हैं रामायण। यह आदि काव्य है कौन? रामायण। और इसकी रचना 2वीं शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई। आप प्रारंभ में देखेंगे तो रामायण में सिर्फ 6000 मंत्र थे या श्लोक कहें कि 6000 श्लोक थे, जो बाद में हो गए 24,000। तो 24,000 को 24 को 1000 को कहते हैं आप सहस्री, और 24 को तत्सम में कहते हैं चतुर्विंशति। 20 हो गया, 20 चतुर में 4 तो 20 4 24 हो गया। तो 24,000 जो श्लोक हो गए, तब इसका नाम आप कहेंगे चतुर्विंशति संहिता। तो किसको चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है? तो रामायण को चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कालांतर में 24,000 श्लोक हैं। कब रामायण की रचना हुई? तो 2वीं शताब्दी के आसपास। अब आते महाभारत। महाभारत की रचना 4वीं शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई। प्रारंभ में इसमें 8,800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। और देखिए रामायण महाभारत के संबंध में इन बिंदुओं को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उनके श्लोकों की संख्या बढ़ती चलेगी और उसके हिसाब से इनका नामकरण बदलता चला गया। महाभारत में आरंभ में 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। 8800 श्लोक जो आरंभिक महाभारत में थी उसको क्या कहा जाता था? जय संहिता। इसके बाद इसमें श्लोकों की संख्या हो गई 24,000, जिसे भारत कहा जाने लगा। तो जिस महाभारत में श्लोक की संख्या 8800 थी उसे कहा जाता था जय संहिता, और जिस काव्य में उसकी संख्या बढ़ के हो गई 24,000 उसको कहा जाने लगा भारत। लेकिन कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई, तब उसको कहा जाने लगा महाभारत। तो पूछे कि महाभारत में श्लोकों की संख्या तो 1,00,000, पूछे कि जय संहिता में श्लोकों की संख्या तो 8800, और पूछे कि भारत में श्लोकों की संख्या तो 24,000 का एक ही काव्य है, बस श्लोकों की संख्या में अंतर होने से उनके नाम बदलते चले गए। और चूंकि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए या 1,00,000 श्लोक हो गए, तो 1,00,000 को आप 100,000 कह सकते हैं, और 1000 को सहस्री कह रहे हैं, और 100 को शत कहते हैं। तो इसका तत्सम में नाम है शत सहस्री संहिता। शत सहस्री संहिता, 100,000 संहिता यानी 1,00,000। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन सूत्र में मिलता है। अब आते हैं सूत्र। सूत्र साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास की गई थी, और सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा गया है। सूत्र से बहुत प्रश्न हमको नहीं मिले हैं विगत परीक्षाओं में। कल्प सूत्र जिसमें नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प सूत्र कहा जाता है। अब देखें कि ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के मध्य जो साहित्य रचित गई थी, उन रची हुई साहित्यों में कौन कौन से साहित्य महत्वपूर्ण हैं? पहला देखिए श्रौत सूत्र। वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण, उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान ऋग्वेद के 2 सूत्र आश्वलायन एवं
सांख्यायन, यजुर्वेद के कात्यायन, आपतंब, हिरण्यकेशी, बौधायन, भारद्वाज तथा वैखानस, और सामवेद के लाटयायन, ब्राह्मयन एवं आयसेय तथा अथर्ववेद के वेदांत से मिलता है। तो ये क्या थे? श्रौत सूत्र। तो श्रौत सूत्र में किसका वर्णन है? तो यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण है। और उस काल की जो परंपरा थी और जो धार्मिक रूढ़ियां थी, उनका ज्ञान इसमें श्रौत सूत्र में दिए गए हैं, जो ऋग्वेद से भी लिया गया है, यजुर्वेद से भी लिया गया है, सामवेद से भी लिया गया है और अथर्ववेद के वेदांत से भी लिया गया है। अब आते हैं गृह सूत्र। गृह सूत्र आप ध्यान रखें, गृह से गृहस्थाश्रम होता है, तो इससे भी आपको ध्यान रख सकते हैं कि गृहस्थाश्रम के धार्मिक अनुष्ठान या कर्तव्य से संबंध रखने वाले प्रमुख गृह सूत्र सांख्यायन, आश्वलायन, बोधायन, आपतंब, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, पराशर, गोभिल, हादिल एवं कौशिक हैं। तो गृहस्थाश्रम के धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखने वाले प्रमुख सूत्र में कौन कौन है? सांख्यायन, आश्वलायन, बोधायन, आपतंब, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, पराशर, गोभिल, हादिल एवं कौशिक। अब आते हैं धर्म सूत्र। धर्म सूत्रों में वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, वियोग नियम तथा गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण आदि मौजूद है। इनका विवरण है तो राजा के क्या कर्तव्य हो, वर्ण धर्म कैसा हो, प्रायश्चित का क्या विधान हो, न्यायालयों की स्थापना कैसी हो, कराधान का क्या प्रयोजन है, वियोग नियम का क्या प्रयोजन है तथा गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण इनमें मिलता है धर्म सूत्र में। और इसी से इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। प्रमुख धर्म सूत्र की बात की जाए तो इसमें वशिष्ठ, हारीत, आपतंब, बौधायन, गौतम आदि नाम प्रमुखता से आते हैं। धर्म सूत्रों से कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है, इसलिए ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं शुल्ब सूत्र। शुल्ब का जो शाब्दिक अर्थ है नापने की डोरी, तो इसमें यज्ञ की विधियों को नापने, स्थान चयन एवं निर्माण आदि का वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामिति ज्ञान का परिचायक है। कौन? शुल्ब सूत्र। क्योंकि यज्ञ की विधियों को नापते थे, वो नापने की डोरी का ही तत्सम रूप है शुल्ब, इसलिए शुल्ब सूत्र से ज्यामितीय ज्ञान का बोध होता है। अब आते हैं दर्शन पे। तो षड दर्शन आपने सुना होगा। तो सब तो उपनिषदों के दर्शन को भारतीयों ने 6 भागों में विभाजित किया, जिसे षड दर्शन या 6 दर्शन कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु से संबंधित विचारों का वर्णन मिलता है। ये षड दर्शन कौन कौन है? तो मीमांसा, वेदांत, न्याय, योग, सांख्य और वैशेषिक। इसमें अब सांख्य दर्शन जो कपिल हैं, योग दर्शन पतंजलि हैं, तो ये सब हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अब हम लोग आते हैं स्मृतियां पर। वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ और इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। तो किन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? रामायण, महाभारत, वेदांग, स्मृति। तो स्मृति हो जाएगा सही उत्तर। स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा जाता है। मनु स्मृति ज्यादा फेमस है और मनु स्मृति के भाष्यकार मेघातिथि, भारूची, कुल्लुक भट्ट तथा गोविंदराज हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति के भाष्यकार अपरार्क, विश्वरूप एवं विज्ञानेश्वर है। ये थे धार्मिक साहित्य। अब आते हैं लौकिक साहित्य पर। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख किया जाता है। इसमें भारतीय इतिहास को जानने में काफी मदद मिलती है। आप देखे होंगे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, वह अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का वो बुक नहीं है। इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई बातों का उल्लेख नहीं है, बल्कि वहां की राज्य व्यवस्था का, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था का, वहां की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है। तो अगर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में
वर्णन मिलता है। तो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था का, बाकी हमारे यहाँ जो भी अर्थशास्त्र वर्णन है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इसी लौकिक साहित्य में वो भी आता है। तो कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के कौटिल्य। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। राजतरंगिणी के कल्हण भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में आप देखेंगे तो पाणिनि का अष्टाध्यायी जो व्याकरण की सूत्र के प्रतिपादक भी, संस्कृत व्याकरण के सूत्र के प्रतिपादक भी पाणिनि को कहा जाता है। अष्टाध्यायी का पहला श्लोक ही उन्होंने स्टार्ट किया था कि नृतावसाने नटराज रायो ननाद ढकानो पंचवारम। तो उसमें भी अर्ध ऐतिहासिक, वो एक्चुअली किताबें हैं व्याकरण की, लेकिन उसमें इतिहास का भी कुछ परिप्रेक्ष्य है। वहां से भी भारतीय जो प्राचीन भारत थे उसके साक्ष्य मिलते हैं। कात्यायन की वर्तिका, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, इसका भी काफी योगदान है साक्ष्य के रूप में, लौकिक साहित्य के रूप में। अष्टाध्यायी का पाणिनि, उसके बाद इनके वर्तिका लिखे थे कात्यायन, उनका पतंजलि का जो महाभाष्य था, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, उसके बाद राजतरंगिणी कल्हण द्वारा जो रचित था वो, कौटिल्य जो रचा था अर्थशास्त्र, इस सब का भी काफी योगदान है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का वर्णन मिलता है, इसलिए इसको भी साक्ष्य के रूप में स्थान दिया गया है। ऐतिहासिक जीवनियों के संबंध में विचार करें तो अश्वघोष का जो बुद्ध चरित्र है, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र है, वाकपति राज का गौरवहो है, बिल्हन का विक्रमांक देव चरित्र है, पद्म गुप्त का नवशशांक चरित्र है, जयानक का पृथ्वीराज विजय है। ये सब ऐतिहासिक जीवनियां हैं, लेकिन इसमें ऐतिहासिक घटनाओं के समय में साक्ष्य मिलता है। तो किसी भी प्रश्न कई बार पुस्तक लेखक में पूछे गए हैं साक्ष्य के रूप में ही सही, तो इसको हम दोहरा देते हैं कि अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, वाकपति राज का गौर वहो, बिल्हन का विक्रमांक देव चरित्र, पद्म गुप्त का नवशशांक चरित्र और जयानक का पृथ्वीराज विजय। तो ये साहित्य की बातें थी। साहित्य में धार्मिक साहित्य भी देख लिए और लौकिक साहित्य भी देख लिए। अब आते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण से संबंधित साक्ष्य। तो विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत ही आ सकते हैं, क्योंकि ये तो साहित्य, इन्होंने जो अपनी पुस्तकें लिखी तो उसको आप साहित्य में ही स्थान देंगे। तो आप इस विदेशी यात्रियों को पहले 3 भाग में बांट ले। एक तो जो यूनान और रोम के लेखक थे, जो अपनी पुस्तक में यहाँ के इतिहास में के संबंध में कुछ चर्चाएं की हैं, घटनाओं के संबंध में कुछ चर्चा की है। दूसरे जो चीनी यात्री थे और तीसरा जो अरब यात्री थे। तो हम लोग 3 पार्ट में इसको देखेंगे, यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, दूसरा देखेंगे कि चीनी यात्रियों के वृत्तांत, और तीसरा देखेंगे अरब यात्रियों के वृत्तांत। और एक एक कर हम इसके जो भी इंपॉर्टेंट यात्री थे और जिसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी का शॉर्ट में हम चर्चा करते हैं। यूनान एवं रोम के लेखक में पहला नाम आता है हेरोडोटस का। और हेरोडोटस को आप जानते होंगे कि इसी को फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ग्रीस फारस संबंधों का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है। तो हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हो गए हेरोडोटस और फादर ऑफ हिस्ट्री भी हो गए हेरोडोटस। ये कहाँ थे यात्री थे या कहाँ के लेखक थे? यूनान एवं रोम के लेखक थे। दूसरा लेखक आते मेगास्थनीज। आप ये मेगास्थनीज के बारे में जानते होंगे, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने अपनी ग्रंथ लिखी थी इंडिका, और उसमें जो मौर्य युगीन जो समाज और संस्कृति था उसके संबंध में इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णित किया है। तो हेरोडोटस की पुस्तक हो गई हिस्टोरिका,
और मेगास्थनीज की पुस्तक हो गई इंडिका। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखेंगे अब कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। अब किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का। तीसरे आते हैं लेखक डायमेकस। डायमेकस रियाई नवेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। तो डायमेकस भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो बिंदुसार के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का। और डायमेकस किसका राजदूत था? तो एंटियोकस प्रथम का। अगला लेखक है डायनोसियस। यह मिस्र के राजा या मिस्र नरेश कहें टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। तो डायनोसियस किसके दरबार में भारत आया था? अशोक के दरबार में। डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? बिंदुसार के दरबार में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब आते हैं टॉलेमी। यह दूसरी शताब्दी के आसपास भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी टॉलेमी। तो ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक भी टॉलेमी है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं किसी को भूगोल के संबंध में वर्णन है, बल्कि वहां के लोग, रहन सहन और वहां के हिस्ट्री के संबंध में भी वर्णन है, इसलिए भी इसको ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में लिया जाता है। एक और लेखक हैं प्लिनी। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसको हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि हिस्टोरिका और नेचुरल हिस्टोरिका दो ग्रंथ टैली कर रहा है आपस में, नाम लगभग, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने प्लिनी की चर्चा कर रहे हैं। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं प्लिनी और हिस्टोरिका के लेखक हैं कौन? तो हेरोडोटस। तो नेचुरल हिस्टोरिका जो प्लिनी ने रचना की थी लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास ही हमको साक्ष्य मिले हैं उसके। इसमें इन्होंने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों का विवरण दिया है, इसलिए इसको भी हम ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में ले सकते हैं। तो यूनान एवं रोम के लेखक में आप देख लिए हेरोडोटस, जो हिस्टोरिका की रचना किए थे। मेगास्थनीज, जो इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। टॉलेमी भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी और प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब आते हैं चीनी यात्रियों के वृत्तांत। चीनी यात्री में आप देखेंगे तो फायान, सुंगियोन, हुएनसांग, इत्सिंग, ये सब ज्यादा फेमस है और इसी को लेके हम चलते हैं। तो फायान देखें कि यह गुप्त नवेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था कौन? फायान। तो उसी समय भारत आया था कौन? फायान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। गुप्त के राजा थे, गुप्त वंश के थे। इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है, और जिसमें उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो सुखी एवं समृद्ध है। फायान 12 वर्षों तक भारत में रहे थे, और फायान ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम है फुकियुकी। फुकियुकी, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, एफ से फुकियुकी ग्रंथ और एफ से फायान। तो फुकियुकी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? फायान ने। कितने वर्ष तक भारत रहे थे? तो 12 वर्ष तक। किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आए थे। और कहाँ की जनता को सुखी कहा था? सुखी और समृद्ध, तो मध्य प्रदेश की जनता को। अब आते हैं सुंगयून। ये 518 ईस्वी में भारत आए थे और 3 वर्ष तक ये रहे थे, और इसमें इन्होंने अपनी यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की कई प्रतियां एकत्रित की थी। तो बौद्ध ग्रंथ में जो इतिहास के साक्ष्य थे वो इनके सुंगयून की पुस्तक से प्राप्त हो जाता है। अगला जो लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है वो हुएनसांग। ये इसे युवा नवचांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के आसपास भारत आए थे और 16 वर्षों तक भारत में रहे थे हुएनसांग।
ह्वेनसांग का जो यात्रा वृतांत है सीयूकी के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में आपको रखना है, इन्होंने अपनी पुस्तक खुद नहीं लिखी थी, इनके दोस्त थे, उनका नाम था पीली, वही इन्होंने इनकी जीवनी लिखा था। तो सीयूकी इनका यात्रा वृतांत है, और जिसकी रचना किसने की थी, इनका एक फ्रेंड था विली, उसने की थी। और किनके दरबार में आए थे ह्वेनसांग? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट यात्री हैं इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे, और इन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय की भारतीय दर्शनाओं का वर्णन किया है। तो इस प्रकार हम लोग चीनी यात्रियों में देख लिए फायान, जो विक्रमादित्य के दरबार में आए थे, सुंगयोन, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आए थे, इत्सिंग। क्लियर हो गया? अब ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों विश्वविद्यालय बिहार से संबंधित है, नालंदा और विक्रमशिला। तो किस चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चर्चा की है? तो उसका नाम हो गया इत्सिंग। अब आते हैं अरब यात्रियों के वृत्तांत। अरबी लेखकों में आप अल-बर्नी, अल-गिरादवी, सुलेमान, अल-मसूदी, हसन निजामी, फरिश्ता, निजामुद्दीन, ये सब आदि मुसलमान लेखकों की कृतियां भारतीय इतिहास विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में जान लें। सबसे पहले अल-बर्नी पे ही आते हैं। अल-बर्नी एक्चुअली शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम होता है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बर्नी। इनका पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बर्नी। और ये भी प्रश्न पूछे गए कि किनके दरबार में आए थे, तो आपको पता होगा कि ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, और ये अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। ऐसा नहीं कि ये वहां से आए थे तो इनको संस्कृत नहीं पता था, ये अरबी के भी विद्वान थे, फारसी के भी और संस्कृत भाषा के भी अच्छे ज्ञाता थे। और इनका किताब था किताब उल हिंद। और किताब उल हिंद निश्चित तौर पर जब वो गजनवी के साथ भारत आए थे और हिंदुस्तान आए थे, आप कह सकते हैं, और उस पर जो किताबें लिखी थी, निश्चित तौर पर इनकी यात्रा वृत्तांत से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। दूसरे लेखक में आ जाते हैं इब्न खुलदाव। इब्न खुलदाव 9वीं सदी के ग्रंथ किलबुल मसलिक वल ममालिक, इनका ग्रंथ शायद यही नाम है, किलबुल मसालिक वल ममालिक, इसमें इन्होंने भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया है, इन्होंने इब्न खुलदाव ने अपने ग्रंथ। अगले हैं अल-मसूदी। ये अपने ग्रंथ मुरुरज जहब में तत्कालीन भारतीय समाज का सचिव चित्रण किया है। तो मुरुरज जहब के रचयिता कौन है? तो अल-मसूदी। अगले में आपको आ जाते हैं सुलेमान, अगले यात्री। ये प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में अपने ग्रंथ के माध्यम से जानकारियां देते हैं। पाल और प्रतिहार राजवंश सब देखेंगे, आगे हम इसकी जब डिटेल चर्चा करेंगे अन्य टॉपिक्स की। तो पीर मोहम्मद मासूम के तारीख ए सिंध, पीर मोहम्मद मासूम ये भी अरबी यात्री थे। इन्होंने सिंध देश के इतिहास तथा मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं की जानकारी दी है अपने ग्रंथों के माध्यम से। तो अरब यात्रियों में आपको अल-बर्नी जो गजनवी के साथ आए थे, इब्न खुलदाव, अल-मसूदी, सुलेमान और पीर मोहम्मद मासूम, यही मूलतः इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हीं को हम शामिल करते हैं। तो ये हमारे सभी साहित्य से संबंधित, चाहे वो यात्रा वृत्तांत हो, लौकिक साहित्य हो या धार्मिक साहित्य हो, ये हो गया हमें। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी हम लोग देख लें। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, अभिलेख, मुद्रा एवं स्मारक। अभिलेख में आप देंगे तो अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम पत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं, ये सब पता ही होगा।
सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया की भोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें हिती नवेश सुबिलिमा तथा मितन्नी नवेश मती ऊजा की बीच संधि का उल्लेख है। तो सबसे प्राचीन उल्लेख की बात अगर प्रश्न में आ जाए तो निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे कि भोगजकोई से प्राप्त अभिलेख। भोगजकोई अभिलेख एशिया माइनर लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाशत्य के नाम मिलते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख जिसके संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको एक नजर आप देख लें कि हाथी कुंभा जो अभिलेख है वह कलिंग राज खारवेल के शासन का उल्लेख उसमें मिलता है, यानी उस शासक से संबंधित है हाथीगुम्बा अभिलेख। हाथीगुम्बा अभिलेख में आपको उससे संबंधित आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह ध्यान में रखना होगा कि भारतवर्ष शब्द का जो उल्लेख है वह हाथीगुम्बा अभिलेख से ही मिलता है। तो इसलिए अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है तो कलिंग राज खरवेल के जो अभिलेख है हाथीगुम्बा अभिलेख उसी में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वह रुद्रदामन उसके शासक थे उस समय में, रुद्रदामन के संबंध में जानकारी देता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसी जिसको गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है, इसमें सातवाहनों की उपलब्धियां हैं नासिक अभिलेख में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख हरिसेन द्वारा रचित है, इसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजय की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के समय का यह अभिलेख है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। होल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा रचित है और इस समय पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन है। मंदसौर अभिलेख में मालवा नवेश केशव वर्मन का वर्णन है। ग्वालियर अभिलेख की बात की जाए तो ये प्रतिहार नवेश भोज का वर्णन है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त वो ऊनों पर जो विजय प्राप्त किए थे स्कंदगुप्त, तो उसी से संबंधित है। द्वीपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। पांच खेला और मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। बालाघाट काले अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धियां बताता है। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां से संबंधित है। फलगुत अभिलेख शुंग नवीन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है और एवन अभिलेख भानुगुप्त द्वारा रचित है। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत ओलियोडोरस के केसनगढ़ की दिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है और भारत पर जो खून की आक्रमण हुई थी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य था तो ये आपको 510 ईस्वी का जो एवन अभिलेख है जिसकी चर्चा हम किए हैं भानुगुप्त सेनापति थे भानुगुप्त, उनसे मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये महत्वपूर्ण अभिलेख थे जिसमें आप ये कम से कम ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो कलिंग नवेश खारवेल द्वारा जो खुदाई गई भारतवर्ष अभिलेख है, ये अभिलेख है आपको हाथीगुम्बा, इसी में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। ये अभिलेख थे अभिलेख संबंधी साक्ष्य। अब आते हैं मुद्रा पर। आपको पता होगा कि भारत में सिक्कों की प्राप्ति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, आप देखेंगे उसको कह सकते हैं कि महाजन पद काल, जो 16 महाजन पद थे उसी काल में मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं पंचमाद कॉइन कहा जाता है। साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें काशार्पण शब्द भी मिला है, कहीं पुराण भी मिला है, कहीं धरण शब्द भी मिला है, कहीं शतमान भी मिला है, इस तरह के नाम मिले हैं। आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिस पर विविध आकृतियां अंकित की गई हैं। सिक्कों पर लेख लिखवाने का जो कार्य था वह सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया था। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं कि किसने सबसे पहले सिक्कों पर जो है लेख उत्कीर्ण करवाया था, तो यवन शासकों ने। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है और कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके साक्ष्य को और डिटेल में देख लिए, एक एक पॉइंट को देख लिए। आप जब विगत प्रश्न पत्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का देखेंगे तो इससे प्रश्न निश्चित तौर पर 1 या 2 प्रश्न रहते ही हैं। तो निश्चित तौर पर
इस वीडियो को आप आसान लेकर नहीं चले। इसको यदि आपको याद हो गया, ध्यान में आ गया, रिवाइज हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक दो बार आप निश्चित तौर पर इसको रिपीट सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगले वीडियो में इतिहास के अगले सीरीज में हम प्रागैतिहासिक काल में आएंगे। प्रागैतिहासिक काल में जो 3 पार्ट है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, उसमें वैदिक काल सभी का जिक्र करते हुए अगले वीडियो को हम उसमें रखेंगे, ताकि इतिहास की जो सामान्य जानकारी है उससे आप वंचित न हो और जो 7 से 8 प्रश्न है ये आपका छूटे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर या तो बीएड में या इतिहास के अगले सीरीज में हम बहुत जल्द आपसे मिल जाए। बात करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत